हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैव प्रक्रम के 15 क्वेश्चन पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन से और आगे के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो आज हम शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के आगे का पार्ट। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम बताना है। आपने पादप कोशा, जंतु कोशा 9th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ा होगा। तो वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग हैं, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यानी जो सारे जो अंग अंदर पाए जा रहे हैं वह क्या है, कोशिका के अंग हैं। तो वो 4 अंगों के नाम बताना है। तो कोशिका के 4 अंगक है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ऐसा ऑर्गन्स है जो ऊर्जा को स्टोर करने का कार्य करता है। तो पहला अंग है, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कोशिका का दूसरा पार्ट, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जब इसके हार्मोन्स एंजाइम जो कार्य नहीं करते हैं तब ये क्या करता है, इसकी ये थैली फट जाती है, झिल्ली फट जाती है और ये खुद आसपास के माहौल में जो उपस्थित खाद्य पदार्थ और जो झिल्लियाँ उनका भक्षण करने लगती है। तो कोशिका का दूसरा अंगक है लाइसोसोम। अगला है गोल्जी उपकरण। तो कोशिका के चारों जो कोशिकांग है उसमें तीसरा प्रकार कौन सा है, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण आप देख ही रहे होंगे चित्र के द्वारा कि ये कहलाता है गोल्जी उपकरण। इसमें मिस भाग जो है, इसमें जो है अलग अलग पार्ट है। ट्रांस भाग बहुत पाया जाता है और छोटी छोटी पुटिकाएँ पाई जाती हैं। आसपास जो संरचनाएं हैं वो संरचनाएं सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं ऊर्जाओं के आदान प्रदान करने में। तो ये गोल्जी उपकरण है जो आपका कोशिका का अंग है। अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या शॉर्टकट में हम ER से डिफाइन करते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के जस्ट बाजू से आपको देख रहे हैं, केंद्रक के जस्ट बाजू से जो संरचना दिखाई दे रही है वो कहला रही है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो हमने ये जाने 4 अंग, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, रिपीट कर रही हूँ, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी उपकरण और अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये हमारे 4 अंग कहलाए हमारे कोशिका के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उन दांतों के कार्य को भी बताना है। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, मनुष्य में, एडल्ट मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, इंग्लिश में उसे इंसाइजर कहते हैं। अब इस इंसाइजर का कार्य क्या है कि जो कृंतक इंसाइजर है वो काटने वाले दांत होते हैं। काटने वाले दांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काटने का कार्य करते हैं। हम जो वस्तुएं जो होती, मान लो हमें कौर है, बड़ा कौर है, छोटा करना है, कोई भी चीज़ को काटना है, तो ये काटने का कार्य जो इंसाइजर करते हैं। दूसरा है भेदक यानी कैनाइन, यानी अगर हमें चीरना है या फाड़ना है दांत से, तो किसी भी चीज़ को, मान लो हम कोई पॉलीथीन फाड़ते, कागज़ फाड़ते या नई जो बन रहा है हाथ से, तो हम माउथ के द्वारा, टीथ के द्वारा फाड़ने लगते हैं। तो वो जो फाड़ने का कार्य जो करता है वो कैनाइन होते हैं। याद रखना, जिसे भेदक या कैनाइन इंग्लिश वर्ड है। अगला आता है अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, जो आगे की ओर होते हैं। अग्रचवर्णक एवं चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले दांत कहा जाता है, क्योंकि ये दो जो अग्रचवर्णक और चवर्णक जो होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, दोनों क्या करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का कार्य और चबाने में मदद करने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर और मोलर, ये याद रखिए। अगला आ जाता है किण्वन की क्रिया, एथेनॉल के प्रति किण्वन का अनुप्रयोग, यानी गन्ने के रस से। देखिए, जो फैक्ट्रियों में इस तरह से बनाई जाती है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उस भट्टी में बनाई जाती है। मैंने आपको चित्र दिखाया है कि किस तरह से अल्कोहल बन रहा है। तो गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाता है। यानी अगर गन्ने का रस है और हमारी शर्करा है, यदि उस शर्करा को रख दिया जाए सूर्य के प्रकाश में, तो रासायनिक ऊर्जा का
का उपयोग कर वह किण्वित हो जाता है, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। यह व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। मतलब हमें चीनी से भी प्राप्त हो सकती है अल्कोहल, और हमें गन्ने से भी, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनती है, इसीलिए दोनों से ही अल्कोहल प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त की रचना को समझाइए। अब रक्त की रचना का मतलब ये होता है कि रक्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं। रक्त में याद रखिए तरल पदार्थ होते हैं। तरल पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा है। इन भाग में सबसे पहले आ जाता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकाणु, जिसे हम आप देखिए लाल रक्त कणिका जो होती है उसे हम आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, और श्वेत रक्त कोशिका जो होती हैं उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स होती हैं। तो रक्त का रंग जो होता है वो गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। याद रखिए कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकाणु। याद रखिए ब्लड इनसे ही मिलकर बना, और इनके भी छोटे छोटे संगठन हैं जो बहुत डिटेल में है। इसमें कितने % इसकी मात्रा है तो वो आपको अगली क्लासेस में है, बट आप ये अभी याद रखिए कि रक्त में ये सेल्स पाई जाती हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं मेन होती हैं। अगला है, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारी मांस जो पेशियां हैं उनमें संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो एनर्जी लगती है, इसलिए सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है। तो कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, संकुचन हो जाएगा और फैलाव होगा, और हमें सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। अगला है, मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है, यह कैसे कार्य करता है? तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी जो HCl हुआ उसने कौन सा माध्यम प्रदान किया हमें, अम्लीय माध्यम। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। आपकी किसको सक्रिय करेगा, पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न जो छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको मारने का कार्य करता है। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसे लिख के तैयार कीजिएगा। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। यदि आपको प्रश्न में ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन आता है तब भी आपको यही अंतर लिखना है। पहला है यह वायवीय श्वसन, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, वायवीय जो वायु की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय जो वायु की उपस्थिति में ना हो, यानी वायु एब्सेंट हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वही कहलाता अवायवीय श्वसन। दूसरा है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। यानी हमेशा याद रखिए कि वायवीय श्वसन में जो हमने भोजन ग्रहण किया उसका क्या होता है, पाचन होता है। वही पाचन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनता है। तो ये वायवीय श्वसन है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है, जिसके दौरान एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है, पर अवायवीय जो श्वसन की क्रिया है वो ये केवल कोशिका द्रव में ही होती है। और याद रखिए कि इसमें अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो बहुत ही कम होगी। अब हम जानेंगे वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसमें से 36 ATP, याद रखिए ATP ये ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा को हम ATP से डिफाइन करते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो अवायवीय श्वसन होता है उस श्वसन के दौरान 2 ATP, याद रखिए वहाँ 36 ATP बने और यहाँ 2 ATP ऊर्जा बनती है। उदाहरण हम देख रहे हैं वायवीय श्वसन में मानव,
वायवीय श्वसन करता है, और जो अवायवीय श्वसन है, जो छोटे छोटे ईस्ट होते हैं, फफूंद है, ये क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। अगला आ जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि ऑक्सी अनऑक्सी नहीं पूछता तो पेपर में धमनी और सिरा में अंतर पूछते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कीजिए। पहले धमनी और सिरा, ये क्या है, हमारी वाहिकाएं जो क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारी वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं, वो वेसल्स हमारे ब्लड को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक है धमनी और एक है सिरा। धमनी अलग कार्य करती है, सिरा अलग कार्य करती है, जो ब्लड के ले जाने का। तो आइए हम जानेंगे। तो सबसे पहला है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, धमनी करती है। और जो सिरा जो रहती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके कहाँ लाती हैं, वापस हृदय में लेके आ जाती हैं। तो ये कौन कर रहा है, सिरा कर रही है कार्य। दूसरा है, धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है। हमें धमनी हमारे हाथ में पैर में दिखाई नहीं देती हैं, सिराएं दिखाई देती हैं, क्योंकि धमनी की जो भित्ति है वो मोटी है, इसीलिए हमें ब्लड नहीं दिखाई देता है। पर सिराएं जो होती हैं, सिराओं की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है, इसलिए हमें वो दिखाई भी दे जाती हैं। अब अगला है थर्ड, कि धमनियों में वाल्व नहीं होते, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, और जबकि सिराओं में जो होते हैं वो वाल्व होते हैं। फोर्थ है कि ये सतह नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, डीप में, इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रही धमनी। सतही का मतलब होता है ऊपरी सिरे में ना होना, अंदर धंसा हुआ होना। और जबकि सिराएं क्या होती हैं, ऊपरी सतह में होती है, हमारी स्किन में दिखाई देती है, हमें नीली नीली दिखाई दे रही हैं, वो क्या हैं, सिराएं हैं, वेंस हैं। तो ये हमने जाना अंतर धमनी और सिरा में। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला देखिए, ये हमारा मानव हृदय है। मानव हृदय में याद रखिए 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जो दो दो भागों में बटे हैं, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय। याद रखिए, आलिंद ऊपर की ओर होते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं, और निलय जो है वो नीचे की ओर होते हैं। हमारे राइट में पाए जाने वाला राइट आलिंद और बाएं में पाए जाने वाला लेफ्ट आलिंद, ऑरिकल जिसे बोलते हैं, और उसे निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। आप याद रखिए, आपको हृदय में सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर याद रखना है और इतना ही बताना है। और याद रखिए, जो सबसे बड़ी धमनी है वो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं। फुफ्फुस धमनी के जस्ट नीचे की ओर फुफ्फुस सिराएं होती हैं। तो आपको इतना ही चित्र बताना है। आइए अब हम इसका वर्णन देखेंगे। तो मानव हृदय जो है, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेश्म, वेश्म मतलब कक्ष यानी कोष्ठ, जो अभी बताया मैंने, 2 बायां और 2 आलिंद तथा 2 बायां एवं दायां निलय होते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय में तथा बाएं आलिंद और बाएं निलय में खुलता है। मतलब जो हृदय है वो जो पंपिंग की क्रिया कर रहा है, जिससे रक्त आने जाने का जो मार्ग है, वो निलय और आलिंद के पास रक्त क्या होते हैं, गुजरते हैं। इनके खुलने के स्थान पे से त्रिवलनी है, त्रिदली भी लिखा है उसमें, त्रिदली या द्विदली कपाट क्रमशः लगे होते हैं, जो पुनः रक्त को वापस आने देते हैं और शुद्ध जब रक्त हो जाता है एवं अशुद्ध रक्त को वापस उसमें मिलाने रखते हैं। मतलब जब शुद्ध रक्त है वो ब्लड जो है प्योर होने के बाद पूरे शरीर में भेजा जाता है, और फिर उसके बाद शरीर से जब अनऑक्सीकृत जो रक्त है वो उसको लाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है सुचारू रूप से हमेशा हृदय में चलती रहती है। अब हम देख रहे हैं, देखिए जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम प्लांट में पाई जाने वाली वेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य करती हैं। आइए हम इन्हीं को जानेंगे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है? तो जो जाइलम होती हैं इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, और फ्लोएम जो है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। और जाइलम क्या करता है? यह जल एवं घुलित जो खनिज लवण है उसके स्थानांतरण का कार्य करता है। और जबकि फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ जो बना हुआ है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हुआ जाइलम और फ्लोएम। तो
तो जाइलम फ्लोएम में अगर पॉइंटेड में आता है कि किसे कहते हैं तो आप इसी को ही लिख सकते हैं, अंतर को ही। अगला है, अब हम जानेंगे अमीबा में जो पोषण हो रहा है, भोजन करने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से क्रिया हो रही है। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं अमीबा है, तो मैं पहले आपको चित्र समझाती हूँ, फिर आपको थ्योरी समझाऊंगी कि किस तरह से। देखिए अमीबा है, अमीबा का आकार अनियमित है, उसकी बाहर की आकृति देखिए, छोटे छोटे प्रवर्ध, अंगुली के समान प्रवर्ध निकले हुए हैं। इस प्रवर्ध के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करेगा। ये क्या करता है, अपने जो अंगुली के समान प्रवर्ध हैं, इन प्रवर्ध की आकृति को बदल देता है और इस तरह से स्पून जैसे पकड़ने वाला प्लाकस जैसी अपनी आकृति कर लेता है। तो देखिए वो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर जो संरचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने के पास वह जो है अपनी संरचना जो आकृति बदल दे रहा है और क्या करता है, खाद्य पदार्थ को कूटपाद, अब वो किस में बदल गया, उसकी आकृति कूटपाद में, और वो कूटपाद क्या कर रहा है, उस खाद्य पदार्थ को अपने अंदर की ओर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और जब ग्रहण कर लेता है तो ये जो खाद्य कण जो है वो अंदर की ओर चले जाते हैं, और जब देखो ये अंदर की ओर चला जाता है तो ये जो अमीबा है इस भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे एक समय तक क्या कर लेता है, उसे पूर्ण रूप से खा लेता है और उसका पाचन कर लेता है। जो वेस्ट मटेरियल है इसे फिर से ही बाहर कर देता है। तो अमीबा भी देखिए अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करता है, अपनी आकृति में परिवर्तन करके। देखिए आपको अमीबा में जो पोषण है किस तरह से लर्न करना है। भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। तो आपने अभी देखा चित्र के माध्यम से उसने क्या किया, अपने जो पादाप हैं, पादाप मतलब जो उसके आगे के जो कूटपाद हैं वो उसके पादाप कहलाते हैं। पादाप मतलब पैर की तरह। तो जैसे ही उनसे वो क्या करता है, अपने भोजन को घेर लेता है और घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका जो है वो खाद्य रिक्तिका के अंदर ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है तो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में कर दिया जाता है। तो खाद्य रिक्तिका क्या करेंगे, उसका नाम है खाद्य रिक्तिका, मतलब खाने वाले जो पदार्थ हैं वो रिक्तिका उस वैक्यूल को ग्रहण कर लेती है और धीरे धीरे उस भोज्य पदार्थ को क्या करती है, छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करती है, जिससे कि भोजन उसे प्राप्त हो सके अमीबा को। और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह से की ओर गति करता है। मतलब वो क्या कर लेता है, जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है, जो वेस्ट है, जो उसके लिए आवश्यक नहीं, वो शरीर से सतह से कैसा कर देता है, उसे बाहर कर देता है। इस प्रकार ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और जो वेस्ट पदार्थ बना है उसने क्या किया, शरीर से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि अमीबा ने अपना भोजन किस तरह से ग्रहण किया। तो सारे बच्चे चित्र सहित इसे तैयार करेंगे। तो आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला बस यहीं तक थी। अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।